अगर उस रात वैदेही को ये पता होता कि ऑफिस में की गई उस एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी, तो शायद वह उस दिन नौकरी पर जाती ही नहीं। क्योंकि जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा घमंडी, जिद्दी, खतरनाक समझती थी, वही कुछ ही दिनों बाद उसका पति बनने वाला था। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उस शाम जब वैदेही अपने दोस्तों के साथ हंसते-हंसते व्रत खोल रही थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी टेबल पर बैठा एक शख्स चुपचाप उसके हर भाव, हर मुस्कान और हर बात को पढ़ रहा है, और वह मन ही मन में फैसला कर चुका है कि ये लड़की अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगी। वैदेही को तो उस आदमी से चिढ़ थी। वह तो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद वही आदमी उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखने वाला था, जिसे सुनकर वैदेही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस ऑफिस में कि दुश्मनी धीरे-धीरे प्यार में बदल गई? और क्यों वैदेही खुद भी समझ नहीं पाई कि कब वो उस आदमी की हो गई, जिससे वह दूर भागना चाहती थी? यही जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। सोचा था ग्रेजुएशन पूरा कर लूँगी, तो किसी अमीर लड़के का रिश्ता आ जाएगा, शादी करके आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। लेकिन यहाँ तो अमीर लड़के की बात दूर, किसी गरीब आदमी का भी रिश्ता नहीं आ रहा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वैदेही गुस्से से बड़बड़ाती हुई मार्केट से बाहर निकली। यहाँ भी वह किचन का सामान लेने ही आई थी। बैग को हाथ में पकड़कर आगे-पीछे घुमाते हुए वह थके हुए अंदाज में चल रही थी। क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी गर्मी में यहाँ आने की? निखिल का ही इंतज़ार कर लेती। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल शाम की पूजा और घर के नाश्ते के लिए सामान खत्म हो चुका था। उसकी मम्मी खुद ही जाने वाली थी, लेकिन वैदेही ने मना कर दिया और जोश में आकर खुद ही निकल आई। अभी वो 5 मिनट ही चल पाई थी कि एक मोटर बाइक उसके पास आकर रुकी और उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना ही उसके हाथ से बैग छीनकर वहां से भाग गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह आदमी वापस घूमकर वैदेही के हाथ के सामान वाला थैला भी ले गया था। कुछ पल तक वह अपनी जगह पर खड़ी रह गई। जब उसका दिमाग थोड़ा संभला तो वह इतनी जोर से चिल्लाई कि पास से गुजरती हुई एक कार भी रुक गई, और कार में बैठे हुए अंकल ने एक नज़र वैदेही पर डाली और फिर उसे खाली हाथ देखकर समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये दिल्ली शहर में तो रोज का ही मामला था, और अब लोगों को उसकी आदत सी हो गई थी। दूसरी तरफ वैदेही का बस नहीं चल रहा था कि वह सारी दुनिया को उलट-पुलट कर दे। अब मैं क्या करूं? बैग में मेरे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। दरअसल उसकी जितनी भी पॉकेट मनी थी वह जमा करके अपने बैग में ही रखती थी। लेकिन घर से निकलने से पहले वह पैसे दराज में रख देती थी। आज वह पैसे निकालना भूल गई थी और सारे के सारे साथ ले आई थी। उसने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल भी उसी बैग में था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? उसने मदद की उम्मीद से इधर-उधर देखा, तो उसे थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उस लड़के की पीठ वैदेही की तरफ थी। वैदेही बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दक्ष पास ही एक होटल में अपने दोस्तों से मिलने आया था और अब उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि उसे एक अनजान लड़की की आवाज सुनाई दी। दक्ष ने हैरानी से नजर उठाकर देखा तो उसके पास ही एक पतली सी लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा गर्मी की वजह से लाल था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सर, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। वैदेही ने तेज सांसों के साथ इतना ही कहा था कि दक्ष ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। वैदेही, जो पहले ही परेशान थी, अपने अनदेखा किया जाने पर वो और ज्यादा गुस्से में भर गई। बिना सोचे समझे उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया। सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस बार उसने दांत भींजते हुए गुस्से में कहा। दक्ष के माथे पर बल पड़ गए। मैडम, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं पहले ही देर कर रहा हूँ। दक्ष ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली जो गाड़ी के दरवाजे पर रखा हुआ था। वैदेही ने घबराकर जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और विनती भरी आवाज में बोली, सर, मैं आपको परेशान करने के लिए सच में माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक छोटी सी फोन कॉल करनी है। असल में कुछ बदमाश मेरा सामान छीन कर भाग गए हैं और मुझे अभी अपने घर फोन करके घर वालों को बताना है। दक्ष का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। मैडम, क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं सबकी मदद करता हूँ? जाइए, किसी और को परेशान कीजिए। यहाँ कोई मुफ्त सेवा नहीं मिलती। दक्ष की आवाज अब सख्त हो गई थी।
उसे याद आ गया था कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहाँ ये लड़की विदेही अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। उसके पीछे वाली टेबल पर बैठी हुई थी और उसके दोस्तों ने विदेही को एक अजीब सा चैलेंज दिया था कि तुम होटल में आने वाले अगले आदमी के साथ जाकर फ्लर्ट करोगी और उसका नंबर लेकर उसे अपने जाल में फंसाओगी। वैदेही ने भी वो चैलेंज मान लिया था। उनकी ऊंची आवाजों की वजह से दक्ष भी पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो गया था। लेकिन जब उसकी नजर वैदेही पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी और किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। लेकिन उसकी अजीब हरकतों की वजह से दक्ष ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने खाने में लग गया। आज उसी लड़की को सामने देखकर दक्ष को लगा वह जरूर उसके साथ मजाक करने आई है या उसके दोस्तों ने फिर से कोई चैलेंज दिया होगा। वह अपना लहजा सख्त करते हुए फिर से गाड़ी में बैठने लगा। इस बार वैदेही ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, आपसे ज्यादा घमंडी इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आपसे सिर्फ एक मोबाइल ही तो मांगा था। कौन सा मैंने आपकी किडनी मांग ली जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। दक्ष जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और एक बड़ी हवेली का इकलौता और लाडला बेटा था, आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की थी और ये लड़की उससे बदतमीजी कर रही थी। दक्ष ने गुस्से से उसे घूरा और वैदेही की तरफ झुकते हुए बोला, देखिए मिस, अब मैं आपको शांति से कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कह दिया ना कि मुझे आपकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। इंसान में थोड़ी आत्मसम्मान भी होनी चाहिए। उसने बस इतना ही कहा था कि अगले ही पल वैदेही ने जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मार दिया। कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त से मार्शल आर्ट सीखा था और अब गुस्से में उसका गलत इस्तेमाल कर बैठी थी। उसे उसी पल अपनी गलती का एहसास हुआ जब दक्ष की नाक से हल्का सा खून निकल आया। अगले ही पल वैदेही वहां से उल्टे पांव भागी, जबकि दत्त को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसे मुक्का मारकर भाग गई है। उसने दोबारा सिर उठाकर देखा तो वह उसकी नजरों से गायब हो चुकी थी। दक्ष ने गुस्से में गाड़ी को जोर से लात मारी और फिर दर्द से उछल पड़ा। दूसरी तरफ वैदेही दुकान के पीछे की तरफ भागती चली जा रही थी। अचानक एक कार उसके बराबर में आकर रुकी। कार में बैठे हुए लड़के को देखकर वैदेही ने तेजी से सामने वाली सीट का दरवाजा खोला और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगी। अरे क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। सामने सीट पर बैठे उसके दोस्त लक्ष्य ने उसकी हालत देखकर मजाक करते हुए कहा, अरे भूत नहीं देखा, मौत को छूकर वापस आ रही हूँ। तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ और मुझे मेरे घर छोड़ दो। लक्ष्य को एक पल के लिए लगा जरूर कुछ गलत हुआ है। उसने कहा, पहले ये तो बताओ कि तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारा बैग कहाँ है? वैदेही की आदत थी, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना बैग हमेशा साथ रखती थी। जब वैदेही ने लक्ष्य को बताया कि दो बाइक सवार उसका बैग छीनकर भाग गए हैं, तो लक्ष्य पहले ही हैरानी से उसे देखता रहा और फिर सिर पीछे करके जोर से हंसने लगा, क्योंकि जब उसका मोबाइल चोरी हुआ था तब वैदेही ने भी उसका इसी तरह मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ वैदेही, जो उसे बाकी की कहानी सुनाने वाली थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए दक्ष वाला किस्सा अपने दिल में ही दबा गई, क्योंकि अभी घर जाकर उसे अपने घर वालों की डांट भी सुननी थी। लक्ष्य भी पूरा दृश्य देखने के लिए उसके घर तक साथ आ गया था। वैदेही को अच्छी तरह पता था कि वह क्यों आया है और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुनीता जी लगातार बोलती जा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वह अपनी बेटी को उठाकर घर से बाहर फेंक दें। जब भी वह उसे कोई काम करने के लिए कहती थी तो वैदेही काम करने के बजाय कोई बड़ी गलती करके आ जाती थी। शाम के समय जब उसके पापा घर वापस आए तो वैदेही ने रोती हुई शक्ल बनाकर अपने पापा से घर वालों की शिकायत कर दी। राजेश जी ने तुरंत ही अपनी बेटी का सिर अपने सीने से लगा लिया और बाकी लोगों को डांटते हुए बोले, खबरदार, जो तुम लोगों में से किसी ने इसे कुछ भी कहा, मेरी बच्ची को अब कोई भी नहीं डांटेगा। इसे डांटने का कोई फायदा ही नहीं है। समझा समझा कर मैं थक गया हूँ, मगर इसे अकल ही नहीं आती। विदेही ने ये सुनकर मुंह बना लिया। अब वो काफी हद तक आराम में थी, क्योंकि उसे बचाने वाले उसके सबसे प्यारे पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। विदेही बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद उन्होंने बात शुरू की तो विदेही ने बेचैनी से करवट बदली। पापा, मैंने अलग अलग जगह पर आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई मुझे कॉल नहीं आई है। जाहिर सी बात है, जब पढ़ाई में रिश्वत देकर पास होगी तो आखिर में ऐसा ही होगा ना। उसका छोटा भाई निखिल जो पास ही बैठा था,
उसने वैदेही की बात पर ताना मार दिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो, 10वीं में 5 बार फेल हुए हो। ओ हेलो, 5 बार फेल नहीं हुआ, 5 बार सप्लीमेंट्री आई है। एक तो मेरी बहन इतनी अनपढ़ है कि उसे ये साधारण सी बात भी नहीं पता। निखिल भी पीछे रहने वालों में से नहीं था, वह भी विदेही से बहस कर रहा था। राजेश जी ने जब देखा माहौल खराब हो रहा है तो उन्होंने हाथ उठाकर दोनों को चुप करवा दिया। बस चुप हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। विदेही बेटा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से बात हुई है। उनके बेटे ने हाल ही में भारत में ही एक कंपनी शुरू की है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। कौन पापा? विदेही ने ऊब भरे अंदाज में पूछा। वह तो मन ही मन में खुश थी कि नौकरी नहीं मिल रही और वह आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन शायद उसके पापा को उसका यूं खाली बैठना पसंद नहीं था। और उसकी मम्मी भी यही कहती थी कि वह अपने दिमाग को किसी काम में लगाए ताकि उन्हें भी थोड़ा आराम मिल सके। पापा के बताने पर उसे याद आया, वह व्यक्ति उनके मोहल्ले में ही रहते थे और बहुत अमीर आदमी थे। उनका केवल एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला था। बचपन में भी वो अपने घर में ही रहा करता था, किसी से बात नहीं करता था और न ही गली के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था। वैदेही को शुरू से ही वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी उम्र में भी काफी अंतर था, इसलिए विदेही उससे दूर ही रहती थी। बाद में वो लोग वहां से दूसरे शहर चले गए थे और उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए लंदन चला गया था। सारी बातें याद करके विदेही ने रोती हुई शक्ल बनाकर कहा, पापा, वह लड़का तो बचपन में बहुत अजीब स्वभाव का था। पता नहीं अब कैसा होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ काम कर पाऊंगी। इस बार राजेश जी ने उसे गुस्से से देखा तो विदेही जल्दी से बोली, मेरा मतलब है अगर आप कहेंगे तो मैं जाकर कोशिश कर लेती हूँ। हो सकता है उन्हें मेरा काम पसंद आ जाए। उन्हें तुमसे नहीं तुम्हारे काम से मतलब है, और वैसे भी तुम्हारी शक्ल और हरकतें ऐसी है कि कोई तुम्हें पसंद करे ये भी मुश्किल है। निखिल ने एक बार फिर विदेही को चिढ़ा दिया और ये कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे विदेही ने जूता फेंका, लेकिन वह दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया। सुनीता जी फिर से बोलने लगी और राजेश जी थके हुए अंदाज में सोफे पर टिक कर बैठ गए। अब उनमें कुछ कहने की ताकत भी नहीं बची थी। अगली सुबह विदेही को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने अपनी अलमारी देखा तो उसके पास कोई भी ठीक ठाक कपड़े नहीं थे। वह बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनने की आदत रखती थी। सलवार सूट के नाम पर उसके पास केवल 2-3 जोड़े थे और औपचारिक कपड़ों के नाम पर भी केवल एक ही जोड़ा था, जो उसके दोस्तों ने उसे उपहार में दिया था, वरना उसके पास जीन्स और शर्ट ही ज्यादा थी। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक काले रंग का सलवार सूट मिला। उसने पहनकर आईने में देखा और खुद ही मुस्कुराने लगी। वाह विदेही, अगर वह अमीर लड़का मान जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। बैठे बैठे ही इतनी दौलत मिल जाएगी, फिर तो मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे अपने पति की कंपनी होगी। वह फिर से सपने देखने लगी। रात को सोने से पहले भी वह उसी लड़की के बारे में सोचती रही। उसके पापा बाद में मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए थे और आज की रात वो मंदिर में ही रुकने वाले थे, इसलिए विदेही उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाई। दूसरी तरफ दक्ष अपने घर के बड़े कमरे में बैठा खबरें देख रहा था। जब विनोद अंकल उसके पास आकर बैठे, उन्हें देखकर वह सीधा बैठ गया। तो दक्ष बेटा, अब तुम्हारी कंपनी भी शुरू हो गई है, मुझे बताओ शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? दक्ष ने गहरी सांस ली और थके हुए स्वर में बोला, पापा, आपकी हर बात शादी से शुरू होकर शादी पर ही क्यों खत्म होती है? मुझे अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठानी। मैं अभी अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। उसका जवाब साफ था। विनोद अंकल बोले, बेटा, शादी के बाद कोई कैद नहीं हो जाता, और वैसे भी मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है वह बहुत सीधी और मासूम है। उनके दिमाग में विदेही का चेहरा घूम रहा था, क्योंकि वह उन्हें बचपन से पसंद थी और वह उनके दोस्त की बेटी भी थी। दूसरी तरफ दक्ष ने जैसे ही किसी लड़की का जिक्र सुना तो वह रुक गया और बोला, पापा, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद से करूंगा। अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मुझे अभी थोड़ा काम करना है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सविता जी, जो रसोई में चाय बना रही थी ताकि जल्दी से अपने पति और बेटे के पास जाकर बातों में शामिल हो सके, दक्ष के उठकर जाने से नाराज हो गईं। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अब विनोद अंकल भी चुप हो गए थे। वह भी चाहते थे कि दक्ष जल्दी से शादी कर ले। रात लगभग 2 बजे का समय था। दक्ष अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। स्क्रीन पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जो उसने पार्किंग से मंगवाई थी। उसमें केवल उस लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी, और जब वो मुड़ी तो उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए और फिर वह सिर झुकाकर वहां से भाग गई।
काफी देर तक देखने के बाद भी दक्ष को उसका चेहरा साफ दिखाई न दिया। उसका इरादा इस लड़की को ढूंढकर उसे बदला लेने का था। जब से वैदेही ने उसकी नाक पर मुक्का मारा था, तब से वो गुस्से से भरा हुआ था। वह लड़की उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने यहाँ तक उस होटल में भी जाकर देखा, जहाँ उसने पहली बार वैदेही को देखा था। बाद में उसे खुद पर भी गुस्सा आया। उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने मुझसे झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहकर वह सोने चला गया, क्योंकि अगले दिन ऑफिस में एक नए कर्मचारी का इंटरव्यू भी होना था, जिसके बारे में उसने अपने बिजनेस पार्टनर समीर से सुना था। विदेही के पापा का खनिज का व्यापार था, लेकिन विदेही को उसमें कोई खास रुचि नहीं थी। उसे जमीन और पार्टी के काम में ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए उसके पापा को लगा दक्ष की कंपनी उसके लिए सबसे सही जगह है। सुबह जब विदेही तैयार होकर नीचे आई, तो राजेश जी ने उसे सख्ती से समझाया, वहां जाकर कोई बेवकूफ़ी मत करना और अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना। अगर तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। वैदेही को अब इस बात की गंभीरता समझ आ रही थी। वह तो वहां सिर्फ मजे के लिए जाने वाली थी। पापा, आप ये तो बताइए कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी? विदेही ने लापरवाही से पूछा, फिलहाल तो वो तुम्हें 1 लाख रुपए से ज्यादा देने वाले हैं, लेकिन अगर तुमने अच्छा काम किया तो आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तरीके से काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। चम्मच विदेही के हाथों से छूटकर प्लेट पर गिर गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लग रहा था कि वह नई है, इसलिए उसकी तनख्वाह लगभग 500 रुपए के आसपास होगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए मैं किस तरह से काम करती हूँ। इन लोगों को मेरे काम से प्यार हो जाएगा। वह जोश से कहते हुए उठी और बैग उठाकर बाहर की तरफ भाग गई। उसके पापा कोई बहुत बड़े अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से थे। उनका छोटा सा परिवार था। एक कार थी, छोटा सा घर था। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, विदेही और निखिल। दोनों ही बहुत शरारती थे। दोनों हर समय एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। पूरा दिन घर में शोर मचाकर रखते थे। ज्यादा हंगामा तो तब होता जब विदेही के दोस्त भी रहने के लिए उसके घर आ जाते थे। तब तो सुनीता जी के लिए इन सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। वैदेही को उसके ड्राइवर ने ऑफिस छोड़ दिया था। वह तेज कदमों से अंदर गई। उसके चेहरे पर काफी आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर समय पर पड़ी, तो उसकी घबराहट बढ़ गई, क्योंकि उसके पापा ने उसे सबसे पहले यही समझाया था कि उसके बॉस को समय पर आने वाले लोग पसंद है। अगर वह पहले दिन देर से पहुंचेगी, तो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। विदेही को लगा जैसे 1 लाख रुपए उसके हाथों से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ दक्ष अभी अभी लिफ्ट में चढ़ ही रहा था कि अचानक वही लड़की तेजी से भागती हुई लिफ्ट में आ गई। दक्ष ने उसे तुरंत पहचान लिया और हैरान भी हुआ कि वह लड़की उसके ऑफिस में क्या कर रही है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ विदेही ने जल्दी से शीशा निकाला और अपना मेकअप ठीक करने लगी। उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हे भगवान, बस आज मुझे इस बॉस से बचा लेना, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी और 1 लाख की नौकरी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर दक्ष को समझ आ गया, वह लड़की उसी ऑफिस में काम करने आई है और उसने बॉस शब्द उसके लिए कहा। दक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह उससे बात करने ही वाला था कि अचानक लिफ्ट को झटका लगा और वह रुक गई। उसी समय विदेही ने जोर से चीख मारी और तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन पीछे खड़े दक्ष को देखकर उसने फिर से चीख मारी। इस बार वह सामने की तरफ गिरने ही वाली थी कि दक्ष ने तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया। उस आदमी को अपने इतना करीब देखकर वह फिर चीखने ही वाली थी कि दक्ष ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, चीखना बंद करो, थोड़ी देर में ये लिफ्ट ठीक हो जाएगी। विदेही को लग रहा था उसका आखिरी समय आ गया है। उसने अपने घुटने से दक्ष पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार दक्ष पूरी तरह तैयार था। उसने फुर्ती से उसका वार रोक दिया और उसे सीधा खड़ा करके उसके कंधों को पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर दिया। माहौल बहुत अजीब हो गया था। लिफ्ट की टिमटिमाती रोशनी, दीवार से लगी खड़ी डरती हुई विदेही और उसके सामने खड़ा दक्ष। दक्ष बोला, तुम यहाँ मेरा पीछा कर रही थी ना? विदेही ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारा पीछा कर रही होती तो तुम्हारे पीछे लिफ्ट में आती? तुम पहले से यहाँ खड़े थे और मैं बाद में आई थी। अगर अपनी उल्लू जैसी आंखों से देख लेते तो तुम्हें मैं पहले ही दिख जाती। खैर ये बताओ, कल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुक्का मारने की? दक्ष ने अपनी नाक पर हाथ रखा, जहां अभी भी हल्का दर्द था।
विदेही ने भी खुद को संभाल लिया और उसे थोड़ा दूर करते हुए बोली, वैसे आपसे ज्यादा धीमा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जिस समय मैंने आपको मुक्का मारा था उसी समय बदला ले लेते। अब कल की बात याद करके आज बदला लेने आए हैं। सच में मुझे आप जैसे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखने में तो आप काफी अच्छे और अच्छे परिवार के लगते हैं, लेकिन हरकतें आपकी थोड़ी अजीब है। खैर, जो होना था वह तो हो गया और गलती पूरी आपकी थी। विदेही सामान्य आवाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि दक्ष आराम से लिफ्ट की दीवार से टिक कर उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थी, लेकिन विदेही जैसी लड़की से उसका पहली बार सामना हुआ था। अब आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सुनिए, अगर आपको लगता है आप मुझे डरा सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे कराटे आता है और बहुत अच्छे से आता है। कल तो मैंने आपकी नाक पर मुक्का मारा था, लेकिन अगर आपने मुझे दोबारा ऐसे देखा, तो मैं आपकी आंखें भी नोच सकती हूँ। ये सुनकर दक्ष हल्के से मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ गया। विदेही घबराकर लिफ्ट की दीवार से लग गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, क्योंकि जिस तरह से दक्ष ने उसके वार को रोका था, उससे उसे समझ आ गया था कि सामने वाले को भी मार्शल आर्ट आता है। दक्ष उसके और करीब आने ही वाला था कि लिफ्ट अचानक फिर से चलने लगी। उसने उसकी नाक को उंगली से हल्के से छुआ और बोला, थोड़ी देर में मेरे ऑफिस में आ जाना। बाकी सारी बातें वहां तुमसे आराम से करूंगा। लिफ्ट खुली और वह लंबे कदमों से बाहर निकलकर गैलरी में चला गया, जबकि विदेही अभी भी लिफ्ट के अंदर खड़ी रह गई थी। अचानक ही विक्रम की नजर उस पर पड़ी। अरे मैडम विदेही, कैसी हैं आप? विक्रम ने अपने लहजे को जितना हो सके उतना ही खुश करने की कोशिश की, जबकि अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये जहां भी जाती थी वहां कोई न कोई हंगामा कर देती थी। मिस्टर समीर, विदेही ने थके हुए स्वर में कहा, क्या आपके पास पानी होगा? मिस विदेही, क्या आज आपका व्रत नहीं है? समीर के इतना कहते ही वह थोड़ा घबरा गई। समीर ने भी तुरंत नजरें फेर ली। वह खुद शादीशुदा था और इन बातों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन विदेही की हालत देखकर उसे एक पल के लिए अजीब सा एहसास जरूर हुआ, जैसे ये मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ लेने वाली हो। वह बातों को समझता था। अरे मिस विदेही, मैं सच में माफी चाहता हूँ, मुझे आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। आइए मैं आपको पानी दे देता हूँ। मेरा व्रत है मिस्टर समीर। विदेही ने गुस्से से दांत भींचे और लंबे कदमों से मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी, जहां उसे बुलाया गया था। मैनेजर ने उसे सारी जानकारी समझा दी थी। इसके बाद वो विनोद अंकल से भी मिली, जो जल्दी में ऑफिस से निकल रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को भी समझा दिया था कि विदेही से बहुत नरमी से बात करनी है, उसे परेशान नहीं करना, ध्यान रखना कि पहले ही दिन उसे डरा मत देना। विनोद जी अपने बेटे की आदतों को अच्छी तरह जानते थे, जबकि विदेही अब ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर वह आदमी यहाँ क्या कर रहा था, कहीं वो यहाँ का बॉस तो नहीं। ये ख्याल आते ही उसे झटका लगा और वह जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। समीर, जो उसी कमरे में बैठा था, बेचैनी से बोला, क्या हुआ मिस विदेही? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह शक भरी नजरों से उसे सिर से पांव तक देख रहा था। अब विदेही उसे क्या बताती? जिस आदमी से उसने झगड़ा किया था, वही अब काफी समय तक उसका बॉस बनने वाला था। जल्दबाजी में उसने सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए थे। उसके पापा राजेश जी ने विनोद जी की जगह उससे ही साइन करवाए थे। इसका मतलब था वह 1 साल से पहले यहाँ से नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती थी। हर हाल में उसे 1 साल तक इसी ऑफिस में काम करना था। हिम्मत करके विदेही ऑफिस में चली गई। उसने ना दरवाजा खटखटाया और ना ही अंदर आने की अनुमति ली। वह ऑफिस को भी अपने घर जैसा ही समझ रही थी। सामने बैठे आदमी को देखकर विदेही ने मन ही मन भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया था, जबकि दक्ष उसकी बिना दस्तक दिए अंदर आने की हरकत से नाराज हो गया और आंखें सिकोड़कर उसे देखते हुए बोला, मुझे लगा था कि पढ़े लिखे लोगों में थोड़ी शिष्टता होती है, लेकिन आपको देखकर मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई है। जब हम किसी के ऑफिस में आते हैं तो पहले अनुमति लेते हैं। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। विदेही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सॉरी सर। उसने सर शब्द पर ज्यादा जोर दिया। दक्ष ने अपने हाथ बांधकर कुर्सी से टिकते हुए उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। विदेही ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब सर? मैं आपका इशारा समझ नहीं पा रही। आप साफ शब्दों में कहिए ताकि मुझे समझने में आसानी हो। विदेही ने गुस्से से धीरे धीरे शब्द बोलते हुए कहा, क्योंकि उसे इस तरह अपमानित होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मिस विदेही,
मैंने आपको कहा है कि अभी इसी समय मेरे ऑफिस से बाहर जाइए और आधे घंटे के बाद दरवाजा खटखटाकर अंदर आइएगा। और ध्यान रहे, 30 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आज मैं आपसे बात नहीं करूँगा और आपका इंटरव्यू भी नहीं लूँगा। विदेही जो जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती थी, अपने बॉस की बात सुनकर दाँत भींचकर रह गई। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। आधे घंटे बाद विदेही ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर थे दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, "अभी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बुला लूँगा।" विदेही को पूरा यकीन हो गया था, वह उससे बदला ले रहा है। उसने गुस्से में अपने पापा राजेश जी को फ़ोन करके सब बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसे ही डाँट दिया कि अगर वह तुम्हें सज़ा दे रहा है, तो ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, इसलिए अपनी आदतें सुधार लो। विदेही का मन कर रहा था कि वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा भी उसके खिलाफ क्यों हो गए थे। उसकी आँखों में बार-बार आँसू आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसके बॉस को उस पर दया ही आ गई और उसने विदेही को अपने कमरे में बुला लिया। इस बार वह दरवाज़ा खटखटाकर और अनुमति लेकर अंदर आई। दक्ष उसके इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। "मिस विदेही, आप यहाँ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगी।" ये सुनकर विदेही की आंखें फैल गई। "मगर सर, आपके दिए हुए जॉब डिस्क्रिप्शन में तो कुछ और लिखा हुआ था। पहले मैं सोच रहा था कि आप यहाँ एचआर विभाग में काम करेंगी, लेकिन अब मैंने फैसला बदल लिया है। आपके पापा ने मुझे बताया है कि आप बहुत एक्टिव और ज़िम्मेदार हैं, इसलिए मुझे अपने लिए एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। मैनेजर ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर सब कुछ बता देता हूँ, ताकि आपको सब ठीक से याद रहे। सबसे पहली बात यह है कि आपको समय की बहुत पाबंदी करनी होगी। अगर आप 1 मिनट भी देर से आएँगी, तो आपको ऑफ़िस में आने की अनुमति नहीं मिलेगी और आपकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। विदेही ने चौंक कर सिर उठाया। दक्ष का मन कर रहा था कि उसकी हालत देखकर जोर से हंस पड़े, लेकिन वह अपनी पोजीशन की वजह से खुद को संभाले हुए था। दूसरी अहम बात यह है, मिस विदेही, कि जब भी मैं आपको ऑफिस में आने के लिए कहूँगा, आपको आना होगा, चाहे वह छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। और आपका मोबाइल भी 24 घंटे चालू रहना चाहिए। जब भी मैं फ़ोन करूँगा, आपको मेरा फ़ोन उठाना होगा, चाहे आप सो रही हों, रो रही हों या किसी काम में व्यस्त हों। लगता है अब मुझे बाथरूम में भी आपकी कॉल उठानी पड़ेगी, विदेही ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो दक्ष तुरंत बोला, नहीं, वहाँ आपको छूट होगी, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। ये सुनकर विदेही ने शर्म के मारे अपनी जुबान दांतों में दबा ली, क्योंकि उसे लगा था कि उसने ये बात बहुत धीरे कही, लेकिन वह आदमी तो उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कल का अपना शेड्यूल बताता हूँ। तुम वहाँ सारी बातें नोट करोगी और फिर कल आकर मुझे एक-एक चीज़ के बारे में बताओगी। मेरे लिए मेरी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कोशिश करना कि इसमें किसी भी तरह की गलती ना हो। और हाँ, तुम्हें मेरे ऑफिस में ही बैठना होगा। जो भी काम करना है यहीं बैठकर करना होगा। ये कहकर दक्ष ने विदेही को इशारा किया, तो वह उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे थोड़ी देर में ही वर्ड शीट बनानी थी। वह उसी पर काम करने लगी, लेकिन इस दौरान उसे बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका खड़ूस बॉस उसे देख रहा हो। जब भी वह नज़र उठाती तो दक्ष बहुत आराम से अपनी नज़रें उससे हटा लेता। हे भगवान! ये इंसान चाहता क्या है? मुझे तो ये बहुत अजीब आदमी लग रहा है। बस अब बहुत हो गया। मैं इसके ऑफिस में और काम नहीं करूंगी। गुस्से में आकर उसने जोर से लैपटॉप बंद किया तो दक्ष ने उसकी तरफ नापसंदगी से देखा। उसके चेहरे के भाव देखकर बोला, मिस विदेही, अगर आप अपनी नौकरी बीच में छोड़ना चाहती हैं, तो आपको 1 साल की सैलरी के बराबर पैसा हमारी कंपनी को देना होगा, क्योंकि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसे तोड़ने पर आपको पेनल्टी देनी होगी। विदेही ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना लैपटॉप फिर से चालू किया और काम करने लगी। वह हर तरफ से फंस चुकी थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह घर वापस आई, तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और बार-बार बैठने से उसकी कमर भी अकड़ गई थी। सुनीता जी ने जब उसे देखा, तो घबराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया, जबकि निखिल एक बार फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। विदेही ने उसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। लगता है मेरी बहन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, निखिल के मजाकिया अंदाज में कहने पर सुनीता जी ने भी हंसते हुए सिर हिला दिया। तुम ठीक कह रहे हो, सच में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वरना ये हर समय बेकार की बातें करती थी। शाम को चाय से थोड़ी देर पहले निखिल विदेही को उठाने गया। उसने उसे इतना हिलाया कि वह अचानक उठकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी।
लेकिन जब उसने सामने अपने शरारती भाई को देखा तो गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ी। निखिल ने उसे ये नहीं बताया था कि बाहर ही उसके बॉस बैठे हुए हैं। विदेही बिना दुपट्टे के एक रंगीन शर्ट और सफेद पैंट पहने खुले बालों के साथ निखिल के पीछे भागती हुई ड्राइंग रूम में पहुंच गई। वहां पर दक्ष विदेही के पापा राजेश जी के पास बैठा उनसे बिजनेस की बातें कर रहा था। विदेही को उस हालत में देखकर उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह लड़की हर रूप में बहुत सुंदर लगती थी और इस समय उसके बिखरे बाल, नींद से भरी आंखें और अस्त व्यस्त रूप देखकर दक्ष ने भी चुपचाप करवट बदली। ये लड़की तो मुझे मुश्किल में डाल देगी, उसने धीरे से कहा। राजेश जी अपने दोनों बच्चों की हरकतें देखकर सिर पकड़कर बैठ गए थे। अच्छा हुआ कि अभी तक उनके दोस्त विनोद अंकल अपनी पत्नी के साथ नहीं आए थे, वरना ये सब देखकर वह क्या सोचते। पापा आप हट जाइए, आज मैं देखती हूँ इसे, ये खुद को क्या समझता है, बड़ा बदतमीज इंसान है। आज ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। क्या कर रही हो विदेही? सुनीता जी ने धीरे से कहा और पास बैठे दक्ष की तरफ इशारा किया। विदेही ने जल्दी से उसकी तरफ देखा, जो अपने खास अंदाज में हाथ बांधे उसे ही देख रहा था और घबराकर पीछे हट गई। माँ, क्या ये सच में मेरे बॉस हैं या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? ये सुनकर दक्ष ने सिर झुका लिया और अपनी मुस्कान छिपाने लगा। सुनीता जी उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और डांटते हुए बोली, तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। वह लड़का तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा कि कैसी अजीब लड़की है। तुमने तो मेरे सामने ही मेरी इज्जत खराब कर दी। सुनीता जी लगातार उसे समझाती रही। विदेही का भी रोने का मन कर रहा था। दोपहर में तो वह ऑफिस में दक्ष के सामने बहुत शांति से पेश आई थी, लेकिन अब खुद को आईने में देखकर उसका मन रोने का कर रहा था। उसका सबके साथ बैठकर चाय पीने का कोई मन नहीं था, लेकिन सुनीता जी उसे पकड़कर बाहर ले गई। बाद में वह रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, क्योंकि उसे एक यही काम ठीक से आता था। सामान उठाने के लिए वो पीछे मुड़ी ही थी कि उसका सिर किसी चीज से टकराया। उसने ऊपर देखा तो सामने दक्ष खड़ा था। दोनों के बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। दूसरी तरफ दक्ष पानी पूछने के लिए आया था, लेकिन अचानक इतने करीब आने से उसकी धड़कन भी तेज हो गई। उसने पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आकर ऐसा महसूस किया था। उसने लंदन में भी कई साल बिताए थे। वहां कई लड़कियों से दोस्ती भी रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे इस तरह बेचैन नहीं किया था जैसे विदेही की थोड़ी सी नजदीकी ने उसे बेचैन कर दी थी। विदेही जल्दी से उससे दूर हट गई और अपने बालों को ठीक करने लगी। सर, क्या आपको कुछ चाहिए था? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे कुछ चाहिए, दक्ष ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए कहा। विदेही के गाल शर्म से लाल हो गए और ये दृश्य दक्ष को बहुत सुंदर लगा। उसे पहली बार पता चला ये लड़की शर्माती भी है। माहौल हल्का करने के लिए वो मुस्कुराकर बोला, मिस विदेही, मुझे लगा था आप मेहमानों का ध्यान अच्छी तरह रखती हैं, लेकिन आप तो पानी तक नहीं पूछती। विदेही तुरंत संभल गई और बोली, सॉरी सर, मैं पानी रखना भूल गई थी। आप रुके, मैं अभी पानी देती हूँ। उसने गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उनकी उंगलियां हल्के से छू गई। वह जल्दी से हाथ पीछे खींचकर पलट गई। तभी दक्ष की नजर उसके दुपट्टे पर पड़ी, जो चूल्हे की आग के पास गया था। बिना सोचे उसने तुरंत दुपट्टा हटाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह उसके सीने से टकरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी उसे समझ आया उसका दुपट्टा आग में पड़ सकता था। दक्ष ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। जलने की हल्की गंध महसूस करके सुनीता जी भी तुरंत रसोई में आ गई। तुम ठीक तो हो? उन्होंने जला हुआ दुपट्टा देखकर घबराकर पूछा। तब तक दक्ष बाहर लॉन में चला गया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विदेही असहज महसूस करे। बाहर खड़े खड़े उसकी धड़कनें तेज थी। पहली बार उसे किसी को खो देने का डर लगा था। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आखिर उसमें ऐसा क्या है? दूसरी तरफ विदेही की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। काफी देर तक वह खुद को समझाती रही और फिर सो गई। जाते समय विनोद अंकल ने विदेही के बारे में पूछा तो सुनीता जी ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह कमरे में आराम कर रही है। इसके लिए उन्होंने 5,000 रुपए दिए, जिन्हें बाद में निखिल ने चुपके से अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते समय विदेही का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। मैं उस आदमी को अपने करीब नहीं आने दूंगी, वह बहुत अजीब इंसान है। हालांकि ऐसा नहीं था। विदेही कभी बिना दुपट्टे के नहीं रहती थी, लेकिन वह हमेशा ढीले कपड़े पहनती थी, जिससे उसका शरीर ज्यादा नजर नहीं आता था। पिछली रात उसने फिटिंग वाली कमीज के साथ बड़ा दुपट्टा लिया हुआ था। दूसरी तरफ दक्ष भी रात भर उसके बारे में सोचता रहा। मुझे यकीन है ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जो आदमी प्यार जैसी चीज को नहीं मानता था,
वह अब उसी लड़की को बहुत पसंद करने लगा था। अब उसे विदेही की बचकानी हरकतें भी बुरी नहीं लगती थी। अगली सुबह जब विदेही ऑफिस में पहुंची तो अपने बॉस को सूट में देखकर ठिठक गई। वह आज पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। विदेही ने तुरंत अपनी नजरें उसके सीने से हटा ली। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसके सीने के बाल हल्के से दिखाई दे रहे थे। ये विदेही की कमजोरी थी। उसे पुरुषों के सीने के बाल पसंद थे। वह तुरंत अपना ध्यान काम पर लगाने लगी। दक्ष ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद ऑफिस से बाहर चला गया। विदेही ने राहत की सांस ली। उसके बाद वह ऑफिस में लगी उसकी तस्वीरों को देखने लगी। दीवार पर उसकी एक बड़ी पेंटिंग लगी थी जिसमें भी वो मुस्कुरा नहीं रहा था। हे भगवान, शायद इसे पता नहीं, ये मुस्कुराए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुस्कान छिपाकर रखता है, विदेही धीरे से बोली। तभी दक्ष उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास झुककर बोला, मुझे नहीं पता था कभी आप भी मेरी तारीफ करेंगी। विदेही एकदम से घबरा गई। उसे कई बार लगता था दक्ष कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि जैसे अचानक कहीं से आ जाता है और अचानक गायब हो जाता है। विदेही ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली थी। वह बोली, सर मुझे आपसे मीटिंग के बारे में बात करनी थी। विदेही ने हल्की कांपती आवाज में कहा, तो बताइए, मैं सुन रहा हूँ। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, सर आप प्लीज वहां जाकर बैठ जाइए ना, मैं आपको थोड़ी ही देर में डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ। विदेही उससे नजरें चुराते हुए बोली और उसके पास से निकलने लगी। विदेही के शरीर से आती हल्की खुशबू को महसूस करके दक्ष ने एक बार फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। वह सिर्फ अपने पापा का इंतजार कर रहा था कि वह दोबारा उससे विदेही के बारे में बात करें तो वह तुरंत हाँ कह देगा। लेकिन अब उसके पापा ये बात छेड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि कल रात वह उनके पास जाकर बैठा भी था, उनसे विदेही के बारे में कुछ बातें भी की थी। उसके पापा कोई छोटे बच्चे नहीं थे। दक्ष की हरकतों और उसकी बातों से वे समझ चुके थे कि उनका प्लान सफल हो गया है और दक्ष इस सीधी सादी लड़की के सामने झुक चुका है। लेकिन अब वह उसे थोड़ा परेशान कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे दक्ष ने उन्हें पहले परेशान किया था। उस शाम काम से लौटने के बाद विदेही अपने दोस्तों के साथ व्रत खोलने के लिए चली गई। उसकी सबसे ज्यादा बनती थी लक्ष्य के साथ, क्योंकि दोनों का दिमाग एक जैसा ही था। थोड़ा शरारती निखिल वहां अपनी पसंदीदा दोस्त के साथ बैठा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इम्प्रेस करने के चक्कर में वह उसे जरूरत से ज्यादा चिढ़ाने लगा था। यही निखिल का मजाक करने का तरीका था और अब उस लड़की का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वह बस इस पल का इंतजार कर रही थी कि जब निखिल उसे प्रपोज करेगा तो वह एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे इनकार कर देगी, क्योंकि वह उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी और शायद निखिल को भी इस बात का थोड़ा अंदाजा था। इसलिए वह इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बस फ्लर्टिंग करके काम कर रहा था। यार विदेही, तुम अपने बॉस के बारे में कुछ बताओ। मैंने सुना है वह काफी हैंडसम है। मेरा एक मशवरा मानो, उसे फंसा लो, कसम से तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। प्रिया ने विदेही के कान के पास झुककर धीरे से कहा। विदेही एक पल के लिए घबरा गई और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक नंबर का गुस्सैल और अजीब इंसान है वे। तुम भूल गई हो क्या? वे वही लड़का है जिसने बचपन में तुम्हारी गुड़िया की गर्दन तोड़ दी थी। प्रिया को अपने बचपन का वह दिन याद आया तो वह भावुक होकर बोली, अगर ये वही लड़का है तो छोड़ो उसे। कसम से बचपन में भी मुझे उससे डर लगता था। मैं सबको परेशान कर लेती थी, लेकिन उससे बात करते समय भी दिल घबराता था। फिर वह तुरंत अपनी पुरानी मजाकिया आवाज में लौट आई। वह देही ने भी गहरी सांस ली। लक्ष्य बार बार उसे अपनी नजरों में ले रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी नजरें हटानी पड़ी, क्योंकि अगले ही पल दक्ष आकर वैदेही के पास बैठ गया था। उस समय विदेही अपने मोबाइल में झुकी हुई थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मैसेज कर रही थी। मैसेज में भी वो अपने बॉस का ही जिक्र कर रही थी। दक्ष ने बैठते समय एक नज़र उसके मोबाइल पर डाली और अपना नाम टाइप होते देखकर हल्के अंदाज में मुस्कुरा दिया। अरे दक्ष भाई, कैसे हैं आप? आपने तो बहुत देर कर दी। कसम से हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। निखिल ने जोश से कहा। दरअसल उसी ने दक्ष को यहाँ दावत दी थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही दक्ष ने उसे दुनिया का सबसे महंगा वीडियो गेम गिफ्ट किया था और अब वो अपने दक्ष भाई के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता था। दूसरी तरफ उसे ये भी पता चल गया कि उसके मम्मी पापा विदेही की शादी दक्ष से करने के बारे में सोच रहे हैं और वह इतना अच्छा जीजा अपने हाथ से निकलते नहीं देखना चाहता था। मजे की बात यह थी कि दक्ष आकर विदेही के पास ही बैठ गया था, जहां लक्ष्य बैठने वाला था। निखिल की इतनी ऊंची आवाज के बावजूद विदेही ने मोबाइल से सिर नहीं उठाया और वैसे ही मुस्कुराती रही,
दक्ष ने कहा, दरअसल मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, इसी वजह से देर हो गई। मुझे लगा था मेरी सेक्रेटरी आपको बता देगी। अपने बिल्कुल पास से आती जानी पहचानी आवाज सुनकर विदेही चौंक गई और तुरंत गर्दन घुमाकर देखा तो वह शख्स उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ था। घबराकर और पीछे हटने लगी। इससे पहले कि वह कुर्सी समेत गिरती, दक्ष ने आगे बढ़कर उसकी कुर्सी पकड़ ली। उस पल दक्ष के होंठ एक पल के लिए उसके बालों को छू गए थे। विदेही ने उसकी सांसों की गर्माहट अपने कानों के पास महसूस की। बाकी लोग विदेही के अचानक पीछे हटने से चौंक गए थे, लेकिन किसी का ध्यान उनकी इस नजदीकी पर नहीं गया था। उसे सीधा करके बैठते हुए दक्ष ने धीमी आवाज में पूछा, मिस विदेही, आप ठीक तो है ना? विदेही ने जल्दी से कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। उसने घबराकर अपने बाल कानों के पीछे कर लिए। लक्ष्य बेचैनी से करवट बदल कर रह गया। वह निखिल की तरफ झुकते हुए गुस्से से बोला, तुमने इस आदमी को कब बुलाया और मुझे बताया क्यों नहीं? निखिल बोला, यार मैं बस तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था क्योंकि तुम सब लोग दक्ष भाई से मिलना चाहते थे। प्रिया जो थोड़ी देर पहले उसे बुरा भला कह रही थी, अब उसकी पर्सनैलिटी को देखकर सारी नाराजगी भूल गई और उससे जोश से बातें करने लगी। न जाने क्यों विदेही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसका दिल बार बार दक्ष की तरफ खिंच रहा था। उसने प्रिया और दक्ष को बातें करते देखा तो दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। लक्ष्य ने इस बात का फायदा उठाया और उसके साथ मिलकर पुरानी यादों के किस्से जोर जोर से सुनाने लगा। विदेही का ध्यान भी उधर चला गया। अब दक्ष की नजरें बार बार विदेही के चेहरे पर जाकर रुक रही थी, जो लक्ष्य की बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। थोड़ी देर के बाद खाना आ गया तो सब लोग खाने में लग गए। तभी दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ झुके और एक साथ बोल पड़े, लगता है आपकी इनके साथ अच्छी दोस्ती है। फिर विदेही ने हैरानी से दक्ष को देखा और कहा, एक्सक्यूज मी। विदेही खाना बीच में ही छोड़कर वहां से उठ गई और वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर हल्के हल्के पानी के छींटे मारने लगी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल था। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे क्या जरूरत थी दक्ष से ये बात करने की? वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं उन पर नजर रखती हूँ? उसे खुद पर बार बार गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ दक्ष को अब इस बात का यकीन हो गया था कि भावनाएं दोनों तरफ है। उनकी मुलाकात चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थी। खाना खाने के बाद दक्ष को वहां अपना एक बिजनेस पार्टनर मिल गया। उसने बाकी सब लोगों से इजाजत ली और विदेही को भी अपने साथ लेकर चला गया, क्योंकि वह उसकी सेक्रेटरी थी और हर मीटिंग में उसका साथ होना जरूरी था। निखिल ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है दक्ष भाई, बस मेरी दोस्त विदेही को सुरक्षित घर छोड़ दीजिएगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। दक्ष ने सिर हिलाया और विदेही को साथ लेकर हॉल की तरफ बढ़ गया। दोनों खाना खा चुके थे। काफी देर की बातचीत के बाद दक्ष उसे लेकर आइसक्रीम पार्लर आ गया। विदेही ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, मैंने आपको कब कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है? दक्ष ने हल्के मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, और मैंने आपको कब कहा कि मैं आपको खिलाने के लिए लेकर आया हूँ? मेरा खुद का मन कर रहा था। ये सुनते ही विदेही गुस्से से नाक फुलाते हुए बोली, अरे आपने मुझसे इस चीज की इजाजत कब ली? दक्ष हंसते हुए बोला, ओ सॉरी मैडम, मैं भूल गया। क्या मुझे आपसे हर चीज की इजाजत लेनी पड़ेगी? माफ कीजिए। उसके इस अर्थ भरे अंदाज पर विदेही बस बेचैनी से करवट बदल कर रह गई। दक्ष ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यहाँ की आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आप अपना गुस्सा थोड़ी देर के लिए साइड में रख दोगी तो आपको भी मजा आ जाएगा। आखिरकार विदेही को भी लगा गुस्सा छोड़ देना ही ठीक है, इसलिए उसने भी मन भरकर आइसक्रीम का आनंद लिया। लेकिन इस दौरान वह बार बार प्रिया के बारे में सोचती जा रही थी, जो थोड़ी देर पहले दक्ष से खुलकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद दक्ष ने गंभीर होकर कहा, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो? विदेही ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी। दक्ष ने पूछा, क्या आप लक्ष्य को पसंद करती हैं? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। विदेही ये सुनते ही घबरा गई और जल्दी से सिर हिलाकर बोली, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? वह तो मेरे लिए भाई जैसा है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। विदेही का जवाब सुनकर दक्ष को बहुत सुकून मिला, जबकि विदेही खुद एक बार फिर शर्मिंदा हो गई। रात को भी वह उसी बारे में सोचती रही कि आखिर उसे ऐसा जवाब देने की क्या जरूरत थी। उसे तो कहना चाहिए था कि आप होते कौन हैं मुझसे ऐसे निजी सवाल पूछने वाले।
खुद को कोसते-कोसते वह आखिर नींद में चली गई। दूसरी तरफ दक्ष ने खुद ही पहल करते हुए अपने मम्मी-पापा को विदेही के बारे में बता दिया था। विनोद अंकल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और सविता जी भी खुशी से झूम उठी थी। उस दिन विदेही का काम करते-करते काफी देर हो गई थी और अगले दिन से ऑफिस की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से काम भी बहुत ज्यादा था। पहले तो वो ऑफिस में बैठकर काम करती रही, फिर अपनी दोस्त के केबिन में आ गई। उसी समय समीर चलते हुए केबिन में आया और एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, इसे जल्दी से पूरा करो, बॉस ने कहा है। विदेही गुस्से में हड़बड़ा गई। हमारा बॉस ये क्यों भूल जाता है कि हमारा भी वर्थ होता है? इसमें कौन इतना काम करवाता है? समीर ने उसके पीछे खड़े दक्ष को देख लिया था और इशारे से उसे चुप करने की कोशिश की, लेकिन विदेही तो बोलती ही चली जा रही थी। लगता है हमारे बॉस को जरा भी रहम नहीं आता। तभी पीछे से दक्ष की आवाज आई, मैडम, हमारा भी वर्थ है और हम भी काम कर रहे हैं। ये आवाज सुनते ही विदेही घबराकर खड़ी हो गई, क्योंकि दक्ष ठीक उसके पीछे खड़ा था। वह गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, इसलिए अब शर्मिंदा हो रही थी। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, मिस विदेही, जब तक आप ये काम पूरा नहीं करती तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर विदेही ने गुस्से में पैर पटके और फिर से काम में लग गई। दक्ष भी उसे छुट्टी नहीं दे सकता था, क्योंकि ये काम उसी दिन भेजना जरूरी था और ये देर भी विदेही की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। शाम होते होते ऑफिस के बाकी लोग जा चुके थे, लेकिन विदेही अभी भी काम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद दक्ष फिर उसके केबिन में आया और बोला, मिस विदेही, क्या आप मेरे साथ वर्त खोलना पसंद करेंगी? विदेही ने चौंक कर उसकी ओर देखा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बात, मैं आपसे एक और जरूरी बात करना चाहता हूँ। विदेही ने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब? दक्ष ने सीधी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ विदेही। मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर विदेही पूरी तरह घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। वैदेही घबराकर अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। घर से कॉल आ रही थी। वे जल्दी से बोली, सर, घर से मम्मी का फोन है, मुझे जाना होगा। और बिना कुछ सोचे समझे वह तुरंत वहां से निकल गई। बाद में उसे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचती रही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि जो चाहती थी वही हो रहा था। उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया है। लेकिन उसी शाम व्रत खोलने के बाद दक्ष अपने माता पिता के साथ उसके घर पहुंच गया। उन्होंने वैदेही का हाथ मांग लिया था। सुनीता जी तो खुशी से झूम उठी थी। थोड़ी देर के बाद जब विदेही मेहमानों के सामने आई, तो दक्ष की नजरें अपने ऊपर महसूस करके वह शर्म से लाल हो गई। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और विदाई भी हो गई। सुहाग रात में दक्ष ने बहुत प्यार भरे अंदाज में उसे अपने दिल के बहुत करीब की थी। विदेही अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था वह दक्ष जैसे इंसान का दिल जीत पाएगी। नोक झोंक करते करते कब उससे उसको प्यार हो गया, वह खुद भी नहीं समझ पाई। उसे अब बस इतना पता था कि वही इंसान उसकी पूरी दुनिया बन चुका है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। दक्ष ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए। रात धीरे धीरे बीत रही थी। दोनों अपने नए रिश्ते की खुशियों में डूबते चले गए। शादी के बाद विदेही काफी समझदार हो गई थी। जब भी सुनीता जी अपनी बेटी को देखती तो उन्हें विश्वास नहीं होता था, ये वही लापरवाह सी विदेही है। दक्ष के प्यार और साथ ने सच में उसे बहुत बदल दिया। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।